वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हमने अपने पिछले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लेक्चर में कवर की थी शॉर्ट टर्म कॉस्ट, उनकी नेचर समझी थी, उनके डायग्राम्स से हमने उनको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश की थी, उनका बिहेवियर जानने की कोशिश की थी, किस शेप की होती हैं, कैसे उनका कर्व बनता है, वो सारी चीजें हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे कि हमारे लॉन्ग रन के अंदर किस तरह का बिहेवियर रहता है हमारी कॉस्ट का, इसके अंदर कितनी तरह की कॉस्ट होती है। और आप एक चीज जो है अपने दिमाग में बना के रखिए कि लॉन्ग रन के अंदर जो है हमारी कॉस्ट जो है वो सारी वेरिएबल नेचर की होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपना आज का टॉपिक जो है लॉन्ग रन कॉस्ट उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। मैं आपके लिए इस तरह के कंटेंट जो है आगे भी लाता रहूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट को। तो लॉन्ग रन कॉस्ट होती क्या है, यानी कि एक लंबे दूरी पे यानी एक लंबे समय के अंदर कॉस्ट का किस तरह का बिहेवियर रहता है, वो किस तरह का कर्व जो है क्रिएट करती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट रन के कर्व्स का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर लॉन्ग रन कर्व्स को बनाने के लिए, वो सब चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। All the factor or inputs of production are happen to be variable always in the long run, as the producer has enough time to alter all the inputs in order to maximize output with minimum factor cost। तो ये चीज तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं थ्योरीज ऑफ कॉस्ट में कि लॉन्ग रन के अंदर जो हमारी कॉस्ट होती है वो सारी वेरिएबल नेचर की बदल जाती है। क्योंकि जब बात लॉन्ग रन की आती है यानी कि एक इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम की आती है तो वहां पर हमें पता नहीं होता कि हमारे जो फैक्टर हैं जो आज फिक्स्ड नेचर के हैं वो आगे कितनी जल्दी जो है बदले जाएंगे या कितनी देर बाद बदले जाएंगे या वो कितनी फ्रीक्वेंटली बदले जा सकते हैं। जैसे आज मेरे पास एक फैक्ट्री है तो वो मेरा फिक्स्ड फैक्टर है, लेकिन लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी 10 साल 20 साल में मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि मेरे पास ये एक ही फैक्ट्री रहेगी, क्या पता मेरे पास 10 फैक्ट्रियां हो जाएं। तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि लॉन्ग रन के अंदर सारे फैक्टर्स को जो है बदला जा सकता है, क्योंकि वहां पर जो है आपकी आउटपुट जो है मैक्सिमम जो है ऑलरेडी हो चुकी होती है एक फैक्ट्री से। सो यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू अपग्रेड, यू हैव टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन लेवल। और जब आप फैक्ट्री को इंक्रीज करने की बात करते हैं तो वहां पर आप फिक्स फैक्टर को चेंज कर रहे हैं। और फिक्स फैक्टर कहाँ चेंज होते हैं? आपके लॉन्ग रन के अंदर। तो यानी लॉन्ग रन के अंदर जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड फैक्टर्स प्रोडक्शन है, वो क्या हो जाते हैं? वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर क्या रखा है कि उसके पास इनफ टाइम होता है, बहुत टाइम होता है। ये 10 साल 15 साल 20 साल पता नहीं कितने साल बाद की बातें होती है कि हम उस टाइम तक शायद अपनी चीजें जो है वो इंप्रूव कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो सब यहां पर बताएं। The long run time period is also termed as planning horizon, as a firm can plan ahead and choose many short run production strategies। आप होराइजन का मतलब समझते हैं? देखिए, जब आप एक नदी किनारे पर खड़ा होकर दूर नदी का किनारा, सॉरी समुद्र का किनारा देखते हैं तो आपको इस तरह का दिखाई देता है। और उसके बाद उसके ऊपर अगर मान लो आपका सनसेट हो रहा हो तो वो इस तरह से आपको दिखाई देता है। तो ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है? ये होराइजन का पॉइंट होता है, यानी कि बहुत दूर ये चीज दिखाई पड़ती है। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पता नहीं कितने किलोमीटर दूर ये चीज हमको दिखाई पड़ रही होती है। तो वही ये कह रहे हैं कि बहुत दूर की जब हम कोई प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी करते हैं, और वो किसके माध्यम से की जाती है? वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स के माध्यम से की जाती है। यानी शॉर्ट रन को जब हम शॉर्ट रन कर्व्स के बिहेवियर को जब हम लॉन्ग रन के अंदर स्टडी करते हैं, उन शॉर्ट रन स्ट्रेटजीज या शॉर्ट रन कर्व्स की मदद से हम लॉन्ग रन प्लानिंग करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? प्लानिंग होराइजन या लॉन्ग रन प्लानिंग। The long run horizon contains all the potential aspect of short run, from which a producer can choose the best possible way of least cost combination। आप देख रहे हैं ना ये चीज कि हम शॉर्ट टर्म में जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस थे, जो हमारे शॉर्ट टर्म के अंदर हमने डिसाइड कर लिए थे, फाइनलाइज कर लिए थे, जिनके बेसिस पे हम शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन करते आए हैं, वो सब ले लेंगे और उनको फिर एक कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जो कि बन जाएगा हमारा लॉन्ग रन कर्व। इन अदर वर्ड, अ फर्म प्लान इन लॉन्ग रन वाइल ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन। तो यानी कि प्लानिंग हमेशा दूर की जाती है, उस दूर की प्लानिंग को अचीव करने के लिए शॉर्ट रन जो स्ट्रेटेजीज की जाती हैं, शॉर्ट रन प्लान जो है बनाए जाते हैं। The following three aspects are studies when it comes to long run cost। तो हमारे पास तीन तरह की यहाँ पर फिर से कॉस्ट आ जाती है। तो आइए देखते हैं। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट सिमिलर टू हमारी क्या थी? शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर भी टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। As all the inputs are variable here in this time period and there is no fixed or variable cost, so there is a single aspect of cost, long term टोटल कॉस्ट। यानी कि जब हमारा लॉन्ग टर्म की बात आती है तो वहां पर जो हमारे फिक्स है, वेरिएबल है, इनका अलग अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता। यहाँ पर जो है सारी चीजें क्या बन जाती हैं, क्योंकि हम बात लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर हम जो है बाइफरकेट ना करके सिर्फ एक पॉइंट ले लेते हैं कि हाँ भाई टोटल कॉस्ट जो है इतनी आने वाली है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सारे हमारे वेरिएबल नेचर के रहेंगे। बस इतनी सी बात है। The long run total cost refers to that minimum possible cost at which a firm produces its different level of output। यानी कि मिनिमम लेवल, मिनिमम एट मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट। ये हमारा क्या फंडा है लॉन्ग रन का? ये सभी कॉस्ट का फंडा है लॉन्ग रन के अंदर भी इसको दोहरा दिया गया है। द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
LTC यानी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। यानी कि जो हमारी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है वो क्या है, लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट के ऊपर, यानी कि कम से कम खर्चे के ऊपर जितनी प्रोडक्शन हम चाहें उतनी कर सकते हैं। यहां पर बात मैक्सिमम की भी नहीं है, यहां पर बात मिनिमम प्रोडक्शन की भी नहीं, यहां पर है जितनी कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल, वो चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, कितनी भी हो, वट एवर हमारी कैपेसिटी सेज उतनी हम कर पाए एट मिनिमम कॉस्ट। तो आइए टोटल कॉस्ट का यानी लॉन्ग रन, क्योंकि देखिए इसके अंदर वेरिएबल वगैरह तो है नहीं, तो हम जो है बड़े पीस ऑफ माइंड के साथ ये चीजें जो है कवर कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट टर्म टोटल कर्व्स हैं, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर शॉर्ट टर्म टोटल कर्व्स का इस्तेमाल करके ही लॉन्ग रन कर्व्स बनाए जाएंगे, यानी कि उनके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं उनको क्रॉस करते हुए अगर हम एक लाइन खींच देंगे, एक कर्व बना देंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, लॉन्ग रन कर्व बन जाएगा। आप देखेंगे शॉर्ट टोटल कॉस्ट, ये शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट है, फिर ये शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट यानी कि एक पीरियड की टोटल कॉस्ट, दूसरे पीरियड की टोटल कॉस्ट, ये पीरियड कौन से हैं, शॉर्ट पीरियड्स हैं, यानी कि एक शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट, दूसरे शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट, तीसरे शॉर्ट, ऐसे इनडेफिनेट शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट का अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट ले लेंगे, यानी कि जो पॉइंट जिसके अंदर हमारी कॉस्ट जो है वो हमारे जो है प्रोपोर्शनेट काम कर रही है, तो वो क्या बन जाएगी, हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इन पॉइंट्स को अगर हम मर्ज करके एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तो नहीं, थोड़ी इस तरह की कर्व जो है बनती है, तो इस तरह का अगर कर्व बनाएंगे हम, क्योंकि आप देखिए ना ये इस तरह से जो है ये यहाँ पर फिर मैच करेगा, तो ये कर्व जो है थोड़ी सी एल शेप की बनेगी, तो इस तरह से जो है यहाँ पर वर्टिकली बनती जाएगी कि एट सर्टेन लेवल पॉइंट जितनी ये कॉस्ट हाई जाती जाएगी, जितनी आपकी ये चीज बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, आउटपुट बढ़ती जाएगी, टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी इंक्रीज करने लग जाएगी। वही चीज यहाँ पर बता दी गई है। तो ये इंडेफिनेट जितना आप ये बढ़ाते जाएंगे ये चीजें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। तो आप देखेंगे एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर ये चीज जो है यहाँ पर आकर मैक्सिमम हो जाएगी। shows the short run total cost STC, STC2, STC3। तो ये हमने देखे STC1, STC2, STC3 ऐसे इंडेफिनेट शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट हम ले लेंगे, और उनके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है एसोसिएटेड विद डिफरेंट प्लांट साइजेस, LTC रिप्रेजेंट द मिनिमम कॉस्ट पॉइंट। ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर कॉस्ट क्या है, मिनिमम है, ये देखिए ना, यहाँ पर इसके बाद तो कॉस्ट सीधा सीधा बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है, वो रुक नहीं रही है। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है जहां पर कॉस्ट जो है मिनिमम है। Of different short-term plots, the LTC curve is derived by linking the lowest point of different STC's curve at different level of production। तो बस इतनी सी चीजें हैं, ये आपको जो है याद करनी है, ये डायग्राम जो है आपको समझना है। अब अगर आप शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट का डायग्राम देखना चाहें तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, ये डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये बन रहा है। सिमिलरली हमारा ये डायग्राम भी ऐसा ही है, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, कर्व बिल्कुल उसी तरह का, इस शेप का, ये देखिए, ये देखिए। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट को जो है हम अलग अलग टाइम पीरियड्स का अगर हम इकट्ठा कर देंगे, उनका मिनिमम पॉइंट जो है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट या मिनिमम जो कॉस्ट पॉइंट है, उसको अगर हम कंबाइन कर देंगे एक कर्व के अंदर, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। क्योंकि हमने शॉर्ट रन में कौन सा कर्व लिया है, टोटल कॉस्ट का, तो टोटल कॉस्ट के ही मिनिमम कॉस्ट पॉइंट को अगर हम कंबाइन करेंगे या प्लॉट करेंगे, तो उससे भी हमारा क्या बनेगा, लॉन्ग रन टोटल कर्व। बहुत सिंपल सी बात। फिर आ जाते हैं हमारे, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल वो सब तो है नहीं, तो हम सीधा किस पे आएंगे, एवरेज कॉस्ट के ऊपर। वहां तो हमने वेरिएबल भी पढ़ा था, फिक्स्ड भी पढ़ा था। टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट ही किससे करा जाता था, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड से। यहाँ पर सभी फैक्टर वेरिएबल है, तो वो ऐड करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जो एलटीसी है हमारा, वो किसके बराबर हो जाएगा, लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। तो वही चीजें यहाँ पर है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही नहीं ना यहाँ पे, वो तो हमेशा जीरो रहेंगे, और जीरो को रिप्रेजेंट करने का फायदा क्या है, वही चीज यहाँ पर बताइए। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब आते हैं एवरेज के ऊपर, यानी कि जो हमारे एवरेज पॉइंट्स हैं। एवरेज कैसे निकालना सिखाया था मैंने, ऊपर क्या था, जैसे मान लीजिए एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना था, तो क्या था, शॉर्ट एसटीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सिमिलरली अगर हमको वेरिएबल निकालना था, तो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, या टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास क्या है, एलटीसी है, तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन, वो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट कर्व। तो यानी कि लॉन्ग रन, इसको बोलते हैं एनवलप कर्व, यानी कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, उसका दूसरा नाम क्या है, एनवलप कर्व। It is the minimum possible per unit cost for producing various level of output in the long run. According to Mansfield, the long run average cost curve is that curve which shows the minimum cost per unit for producing each output level, minimum cost per unit each output level, यानी कि minimum cost per unit per output level, minimum cost per unit per output level। ये किस चीज का रिप्रेजेंटेटिव है, आपका लॉन्ग रन एवरेज का। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, आपने देखा ना, मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। आप सारी कॉस्ट को जो है, अपनी टोटल कॉस्ट जो है, उनको ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस है, तो आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। और ये एवरेज रिप्रेजेंट क्या करती है, मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट को बनाने में जो मिनिमम कॉस्ट लगी हमारी पर लेवल ऑफ आउटपुट,
हर लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर वो ये डिटरमाइन करके देता है क्या, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो ये चीज हमें फिर से बता दी। Rational producer operates its production activity by using different sizes of plant and attain the lowest possible average cost when viewed in on long run scenario। तो आइए देखते हैं। अब देखो मैंने आपको फिर से वही चीज यहाँ पर आ गई, आपका जो शॉर्ट रन एवरेज कर्व था वो कैसा दिखाई देता था, ऐसा दिखाई देता था, देखा था ना, ऊपर दिखाता हूँ आपको मैं, शॉर्ट रन एवरेज कर्व, ये रहा, सॉरी ये वेरिएबल है, एवरेज किधर गया, एवरेज किधर गया, एवरेज किधर गया, ये यही है आपका, क्योंकि उसके अंदर सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं तो इसलिए यहाँ पर वेरिएबल का ही कर्व जो है आपका वहां पर एवरेज का कर्व बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये चीज, अब इनको अगर मैं ऐसे ऐसे ले, अब देखो वहां पर क्या है, बिल्कुल सिमिलर कर्व है, ध्यान से देखना, ये देखो ये बिल्कुल सिमिलर कर्व है, वही मैंने ऐसे ऐसे ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व लिए और इनके मिनिमम पॉइंट्स को जो है प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया। देखो इक्विलिब्रियम 1, इक्विलिब्रियम 2, इक्विलिब्रियम 3, इक्विलिब्रियम ये 3, ठीक है। तो ये 2 है, ये आपका 1 है। तो ये क्या हुआ है, ये मतलब ये हुआ है कि जो मिनिमम हमारे पॉइंट्स थे किसके, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के, उनको जब हमने कंबाइन कर दिया और उन कंबाइंड प्लॉट पे यानी उस मिनिमम कॉस्ट पॉइंट के ऊपर या इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जब हमने पॉइंट्स प्लॉट करे तो हमारी क्या बन गई, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इस तरह से ऐसे ऐसे आप कितने ही बनाते जाइए ये आपकी ऐसे बनती जाएगी। तो यही चीज है, यानी कि देखिए लॉन्ग रन में आपको कुछ याद नहीं रखना, आप अपना शॉर्ट रन याद कीजिए, शॉर्ट रन को अच्छे से समझिए। वही शॉर्ट रन जब एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम पे यानी कि मल्टीपल शॉर्ट रन के मिनिमम पॉइंट को जब आप प्लॉट कर देंगे और उसके हिसाब से कर्व बना देंगे, वो आपका क्या बन जाएगा, लॉन्ग रन कर्व। बस इतनी सी चीजें हैं, ये आपको जो है समझनी है। तो ये है देखो शोज 3 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर, क्योंकि यहां पर देखो फिर से बता रहा हूं, लॉन्ग रन के अंदर हमारी को जो फैक्टर्स हैं वो क्या रहते हैं, सिर्फ वेरिएबल ही रहते हैं। तो हम अगर शॉर्ट रन से कुछ उठा के लाएंगे तो यहां पर क्या लेके आएंगे, वेरिएबल, यानी कि हम शॉर्ट रन के वेरिएबल कर्व्स को ही इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग रन कर्व्स को डिजाइन करने के लिए या बनाने के लिए, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर हमारे फैक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होता, तो वही चीज यहां पर बताई है। Firm can invest in the least costly and most profitable plant. A firm want to yield OM quantity. OM quantity यहाँ पर OM quantity यहाँ ये रही, OM इतनी क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस करनी है, फिर OM1 प्रोड्यूस करनी है, फिर OM ये है, OM2 है ये, सॉरी यहाँ पर ये जो है थोड़ा ब्लर हो गया है, ये OM1 है और ये क्या है, OM3 है। तो डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर जो आपकी मिनिमम कॉस्ट चल रही है वो आपकी मिनिमम कॉस्ट पॉइंट्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट वो क्या बन जाएगी आपकी, ये देखो ना, पर यूनिट ऑफ OM, पर यूनिट OM ये 2, OM1, OM3, ऐसे ऐसे डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट्स के ऊपर ऊपर क्या पड़ा था, प्रोड्यूसिंग ईच आउटपुट लेवल। तो आउटपुट लेवल्स कहाँ कहाँ होगी हमारी, OM1 होगी, OM2 होगी, OM3 होगी, OM4 होगी, OM5 होगी, OMN हो गई, कुछ भी इनडेफिनेट अमाउंट तक, वो हमारी क्या है, आउटपुट लेवल्स हैं। तो ईच आउटपुट लेवल पर जो मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट है वो कौन सी है, ये वाली, ये क्या है हमारी मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट। सिमिलरली ये क्या है हमारी मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट, फिर ये मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि ईच आउटपुट लेवल पर OM3 पर मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट ई है, E3 है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक कर्व बन जाएगा जिसको हम नाम देंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। The LAC curve is also called as the envelope curve because it envelopes all the short run average cost curve। तो envelope क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सार को ऐसे 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 घुमा देता है, मतलब सबको एक तरह से क्लब कर देता है अपने अंदर। तो ये चीज इसलिए envelope curve भी नाम दिया जाता है। उसके बाद आते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट पे। मार्जिनल क्या होता था, एडिशनल यूनिट, यानी कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसके ऊपर एक एडिशनल यूनिट बनाने का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो चीज यहां से पढ़ेंगे। इट रेफर्स टू द एडिशन मेड इन द टोटल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। वही बात, एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए आपकी टोटल कॉस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, वो चीज कहां होती है, लॉन्ग रन मार्जिनल। सिमिलरली ये देखिए आपका ये जो है, आप देखेंगे इसके अंदर ऊपर जाऊं अगर मैं शॉर्ट रन के अंदर, ये देखो ये आपका, ये क्या था, मार्जिनल कॉस्ट का, किसके अंदर, शॉर्ट रन के अंदर, और यही यही सिमिलर कर्व का इस्तेमाल किया गया है। ये देखो, ये देखो, ये आपका क्या बन जाता है, लॉन्ग रन मार्जिनल कर्व। और इसकी एक खासियत है, ये कहां से निकलता है, एवरेज। अब देखो ऊपर क्या था, ये आपका एवरेज, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, ये आपका जो है, इसका कलर मैं थोड़ा और लाइट कर देता हूं, ये आपका क्या बना था, ये बना था आपका लॉन्ग रन एवरेज कर्व, ठीक है। ये किससे बना था, इस ये जो चीज है, ये लॉन्ग रन एवरेज कर्व ये वाला, ये बना था इस तरह से, ऐसे प्लॉट करके बना था ना, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को प्लॉट करके इस तरह से। और ये इंटरसेक्ट किसको करता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, अपने LAC को।
तो ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर होता है कि एलएसी का यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है एलएमसी उससे इंटरसेक्ट करके निकलता है। तो अगर मैं ऊपर यहां पर बात करूं, मान लीजिए ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो एल एस जो एलएमसी है वो कहां से निकलेगा, वो इस तरह से जो है इसको क्रॉस करके ये एलएसी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एलएमसी हो जाएगा। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है बस, और कुछ यहाँ पर इसके अंदर खास है नहीं। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशन टू टोटल कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू एन एडिशनल। अब देखो ये हुआ क्या है, इसको समझाऊं अगर मैं थ्योरेटिकली, ये हुआ ये है कि आप जो है ये आपकी एवरेज कॉस्ट थी, मानते हैं ये आपकी एवरेज कॉस्ट थी। अब आप ये एवरेज कॉस्ट किससे आई थी, ये आपने जो टोटल यूनिट्स जो आपने डिसाइड की थी, मान लीजिए आपने 100 यूनिट डिसाइड करी थी, उसको क्वांटिटी 100 आपकी कॉस्ट आ रही थी, टोटल कॉस्ट वो जो है किससे आई थी, 10 यूनिट प्रोड्यूस करने से। तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट थी एलएसी थी वो कितनी आ रही थी, 10 आ रही थी। तो आप यानी पर यूनिट मिनिमम कॉस्ट आपकी कितनी थी, 10 रुपीज पर यूनिट प्रोड्यूस करने की मिनिमम कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपीज। आप आपने एक यूनिट और प्रोड्यूस कर ली, अब आपकी कितनी, आपकी अब आपके पास कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी वो डिटरमाइन करना है, यानी कि इसके अंदर कितना इंक्रीज आएगा। मान लीजिए ये 120 रुपए हो गई, सिर्फ एक को एक चीज और, इसको 120 ना करके इसको 121 कर देते हैं, सिर्फ एक यूनिट और प्रोड्यूस करने से आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी बढ़ गई, 21 रुपए बढ़ गई। यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा फिगर क्या आएगा, 11 रुपीज का आ जाएगा। तो ये चीज आपको, तो ये एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से जो 1 रुपए का एडिशन हुआ है ना आपकी मिनिमम कॉस्ट के अंदर, तो वो मिनिमम कॉस्ट कहां से जाएगी, ये देखो आपने एक यूनिट और प्रोड्यूस कर दी, ओ एम, ठीक है, आपकी जो कॉस्ट थी वो एक यूनिट प्रोड्यूस करने से वो कैसे बढ़ गई, ये बढ़ गई। देख रहे हैं आपकी एवरेज कॉस्ट कहां जा रही थी, ये जा रही थी। ये जो डिफरेंस बीच में आ गया ये किसकी वजह से आ गया, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से। तो यही चीज यहां पर बताई गई है और कुछ इसके अंदर है नहीं। एलएसी सिग्निफाइज इट्स फॉल इन इनिशियल स्टेजेस। आप देख रहे हैं एलएसी जो है ये हमारा नीचे वाला कर्व है, जो इसको मैं अलग अगर उसे डिनोट करूं, तो अगर मान लो मैं इसके अंदर ले लेता हूं ऑरेंज कलर ले लेता हूं, ये देखो ये इनिशियली फॉल कर रहा है, एवरेज कॉस्ट आपकी फॉल कर रही है, फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट करने के बाद जो है ये धीरे 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 इंक्रीज करने लगती है। सिमिलर फंक्शन क्या परफॉर्म करता है एलएमसीबी, ये भी इनिशियली फॉल करता है, उसके बाद ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हिट करने के बाद, यानी ये वाला पॉइंट जो है एक एडिशनल यूनिट जैसे ही मैन्युफैक्चर होती है, ये OM1 आउटपुट लेवल जैसे ही रीच होगी, एलएमसीबी बढ़ना स्टार्ट कर देगा, देन रीचेज अ मिनिमम पॉइंट एंड राइजेस आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। बस इतनी चीजें जो है आपको याद करनी है। अब ये आपका लॉन्ग रन हुआ है, ये सब कहा हुआ है, ये ट्रेडिशनल थ्योरीज में हुआ है, जो ट्रेडिशनल अपनी थ्योरीज ऑफ कॉस्ट है। अब पढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरीज को, यानी कि जो अब चल रही हैं फिलहाल जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एल शेप्ड का कर्व यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट कर देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, डेप्रिसिएशन, जो फिक्स्ड नेचर के खर्चे हैं, जो आप प्रोडक्शन करें ना करें, आपने फैक्ट्री रेंट पे ले ली, आपको रेंट पे करना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्शन करें ना करें। आपने वो जो फैक्ट्री है वो खुद बनाई है तो भी उसका कंस्ट्रक्शन चार्जेस या वो जो सॉरी कंस्ट्रक्शन है उसके आपको फिक्स्ड कॉस्ट पे करना पड़ा है, जिसको संक कॉस्ट बोला था हमने एक बार। और वो इंटरेस्ट पे, मान लो लोन पे वो पैसा उठाया था उस फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उसका इंटरेस्ट हो गया फिक्स नेचर का। फिर वेजेस आ गई कि भाई अब लेबर रखी है, कुछ भी रखा है, वो प्रोडक्शन करे ना करें, आइडल लेबर, आइडल चार्जेस जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं वो देने ही देने पड़ेंगे। सारी चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व, अ प्रोड्यूसर ऑलवेज अज्यूम्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर डिमांड एट द स्टार्टिंग टाइम ऑफ अ प्लांट एंड मशीन इंस्टॉलेशन। यानी कि एक प्रोड्यूसर जो है वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरी मशीन जो है वो कभी खाली रहेगी। आज मैं लगा रहा हूं, 1 साल लग जाए, 2 साल, 6 महीने लग जाए इंस्टॉल करने में, फैक्ट्री बनाने में, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, जैसे ही ये मशीन, ये मेरी फैक्ट्री ऑपरेशनल हो जाएगी, मेरी प्रोडक्शन जो है एकदम से हिट कर जाएगी। तो वही चीज यहां पर मान के जाए, एज्यूम की जाती है पॉसिबिलिटी एक फ्यूचर डिमांड की, कि जैसे ही मेरी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी या प्लांट एंड मशीनरी स्टार्ट हो जाएगी, मेरी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी। We can instantly increase the production according to desired level of output or demand with the help of a big plant। तो वही चीजें यहाँ पर बोली हैं कि भाई डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर में हमने पढ़ा था डिमांड एनालिसिस में, कि भाई जब डिमांड जो है एनालाइज कर दी जाएगी तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन लेवल भी फिक्स कर देंगे। उसके में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करवाता है। तो आइए देखते हैं, ये देखो हमारे डायग्राम जो है यहाँ पर अच्छे से दिए गए हैं। देखो हमारा ये है क्या है, ये शॉर्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि शॉर्ट रन के अंदर, क्योंकि ये शॉर्ट रन ही पढ़ रहे हैं हम, ये देखो शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट रन के अंदर ही जो एवरेज ये क्या नाम है वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को पढ़ेंगे। लॉन्ग रन में तो फिक्स होती नहीं है, तो वही चीज यहाँ पर है। तो अब देखो ये है क्या, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये किस तरह आएगी, ये पहले ऐसे गिरेगी, फिर ये कांस्टेंट रहेगी और फिर जो है इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। हमारी ये क्या है, ये आउटपुट लेवल्स हैं। ये है OQ1 एक आउटपुट लेवल है, और OQ2 जो है वो क्या है हमारी, ये O0 होता है, ठीक है। 0 से लेकर Q1 तक कितना हुआ, तो 0 से लेकर Q1 तक में हमारी जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है, सॉरी वेरिएबल कर्व है, वो गिरेगी। फिर उसके बाद Q1 से Q2 तक ये रहेगी स्टेबल,
क्योंकि ये हमारी क्या है, रिजर्व्ड कैपेसिटी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे डिटरमाइंड कैपेसिटी है कितना प्रोड्यूस करना है। और जब हम अपनी डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर पहुंच जाते हैं, रिजर्व्ड कैपेसिटी के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या हो जाती है, मिनिमम रहती है। और मिनिमम रहने के साथ साथ क्या रहती है, स्टेबल भी रहती है। और एक उसके बाद जब हम जो है अपनी क्वांटिटी जो है हमारी रिजर्व्ड कैपेसिटी से हम बाहर जाने लगते हैं, तो हमारी फिर से वेरिएबल कॉस्ट जो है बढ़ने लगती है। सिमिलरली हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी इस तरह से इंक्रीज करता है। तो ये जो आपका डायग्राम इस तरह से बन जाएगा, ये चीज है, ठीक है। तो ये बस चीजें हैं आपको याद रखने की। ये मार्जिनल कॉस्ट है, फिर से इनिशियल, इट फॉल्स एट द इनिशियल स्टेजेस, इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, देन बिकम्स हॉरिजॉन्टल सिग्निफाइंग कांस्टेंट एमसी इवन एट इंक्रीज्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जब देखो ना Q1 से लेकर Q2 प्रोडक्शन लेवल तो बढ़ी रही है ना, लेकिन हमारे जो वेरिएबल कॉस्ट है और हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बिल्कुल एकदम से कांस्टेंट है। एट अ पर्टिकुलर लेवल मार्जिनल बिकम्स इक्वल टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये देखो, ये बिल्कुल ये वो वाला पॉइंट है जब इक्वल चल रही है ये दोनों कॉस्ट, हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इस तरह से आकर इक्वल चल रही है, और हमारी जो ये आपकी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या है, बिल्कुल इक्वालिटी का पॉइंट है। वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज फर्म इज ऑपरेटिंग एट इट्स रिजर्व्ड कैपेसिटी। रिजर्व्ड कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जो डिजायर्ड कैपेसिटी थी, जितना हमें एक्चुअली प्रोड्यूस करना था, ना कम ना ज्यादा, जितनी डिमांड थी 1 लाख की, 1 लाख यूनिट की मार्केट में डिमांड थी, हम 1 लाख यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना एक यूनिट कम हो रही ना एक यूनिट ज्यादा हो रही, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, रिजर्व्ड कैपेसिटी। देन एमसी बिगन्स टू राइज आफ्टर द प्रोडक्शन इज कैरिड बियॉन्ड द, वही चीज जैसे जैसे। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट अब देखो ना यहाँ पर कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस हो ही नहीं रही है। 1 लाख का हमने डिजायर किया था, 1 लाख की जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इसलिए हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इस पॉइंट के ऊपर, यानी रिजर्व्ड कैपेसिटी एंड डिजायर्ड कैपेसिटी, जितनी हमने सोची थी, प्लान की थी, जितनी डिमांड है, अगर उसी में चल रहे हैं, तो हमारी एमसी जो है वो किसके बराबर हो जाती है, वेरिएबल यानी शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पर बता दी है कि भाई यहाँ पर जो चीज है इस पॉइंट के ऊपर जो है, और जैसे ही हम जो है अपनी एक एडिशनल यूनिट भी बनाएंगे, Q1 Q2 क्या है, हमारी डिजायर्ड क्वांटिटी है, इससे एक एडिशनल यूनिट भी बनाएंगे, हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी ऊपर जाएगी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ऊपर चली जाएगी। बस इतनी सी चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। अब ये सॉसर शेप क्यों कहा जाता है इसको, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉसर शेप। अब आपने चाय की वो केतली नहीं देखी इस तरह से जो होती है ना, जिसके अंदर चाय डाल के, वो सोसर होता है, उसको सोसर बोलते हैं। छोटी सी प्लेट होती है जो चाय के कप के नीचे रखते हैं ताकि चाय अगर डिप डिप ना कर जाए, तो उस तरह की चीजें हैं। तो उसकी शेप कैसी होती है, अगर आप साइडवेज देखें तो उसकी शेप होती है बिल्कुल इस तरह की, बिल्कुल इस तरह की, बिल्कुल ये चीज। और सिमिलर शेप आपको ये देखने को मिल रही है, देख रहे हो, ये बिल्कुल सिमिलर शेप है एक सॉसर की, तो इसलिए इसको बोला जाता है सॉसर शेप। अगर आपसे कोई कोई पूछ ले, या नेट में जेआरएफ में कभी इतना वैसे आसान सवाल आता नहीं, पर फिर भी अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आ जाए कि भाई सॉसर शेप का जो कर्व है वो किसका होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, हमारी शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट का। बस इतना सा को याद रखना है। लॉन्ग रन पे आ जाते हैं आप। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मैनेजरियल कॉस्ट आर कैटेगराइज्ड, ये दो तरह की चीज होती हैं। तो एवरेज कॉस्ट कर फिर से अब देखो ना, हम हमारा लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट एक तो क्लियर हो गया। पहली चीज की लॉन्ग रन जो है वो शॉर्ट रन के अकॉर्डिंगली बनता है। हम शॉर्ट रन में जो प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हीं प्लानिंग को जब हम एक लॉन्ग रन में देखते हैं, यानी कि उन्हीं प्लानिंग के मिनिमम पॉइंट्स जो है, उन्हीं शॉर्ट रन के मिनिमम पॉइंट्स जो है, जब उनको एक डॉट पे प्लॉट, उस एक ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, लॉन्ग रन। अब यहाँ पर बात है, सबसे पहले क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व। तो लॉन्ग रन का जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, तो आप बताइए वो किसके हिसाब से बनेगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के हिसाब से। सिंपल सी बात है। और मॉडर्न थ्योरी की बात हो रही है, तो शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा दिखता था, ऐसा दिखता था। अब वही चीजें हम यहाँ पे प्लॉट करने लगेंगे। ये देखो, ये हमने क्या करा, शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो यहाँ पर प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया है। और इनके मिनिमम पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये है, ये है, ये है, ये है। इनको जब आपस के अंदर मर्ज कर दिया है, नहीं देखो बिल्कुल पॉइंट्स के अंदर से निकाल दी लाइन, तो हमारी क्या बन गई, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। अब आते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कैसा होगा, ये हमारी एलएसी बन रही थी, ये वाली, ये देख रहे हो, ये देखो, ये क्या बन गया, एलएसी बन गई। और ये क्या बन गई, ये पहले तो इंक्रीज करेगी, मतलब डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज करेगी, फिर एलएसी जो है बराबर हो जाएगी किसके, एलएमसी के। यानी कि हम सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट के बाद जो हमारी डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है, उसके ऊपर तो हमारी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर रहती है। रिजर्व्ड कैपेसिटी वाली बात ऊपर पड़ी थी ना, वो क्या था, रिजर्व्ड कैपेसिटी कि डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर जो हमारी एवरेज कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, और ये सारी कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाती है। क्योंकि ना तो हम एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना एक यूनिट कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली उतनी डिमांड पूरी, उतनी सप्लाई कर रहे हैं, उतनी प्रोड्यूस कर रहे हैं जितनी मार्केट की डिमांड है। तो वहां पर क्या चीज आ जाता है, वहां पर प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम आ जाता है, और वहां पर मिनिमम कॉस्ट जो है वो इनकर करता है। अब आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट भी है, ये भी चीज याद रखना। मैं साफ करूं इसको दोबारा, ये देखो,
ये मैक्स ये हाईएस्ट पॉइंट था, ये फिर हाईएस्ट पॉइंट हो गया, लेकिन उसके बाद जो है जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती गई ये कॉस्ट जो है कम होती गई। ये मिनिमम पॉइंट है, देख रहे हो, इस पॉइंट के बाद तो चीजें कांस्टेंट है, फिर से ये मिनिमम पॉइंट है, और यहाँ पर हमने अपनी रिजर्व कैपेसिटी से ज्यादा प्रोड्यूस किया। इसी पॉइंट पे जैसे ही हमने 1 यूनिट और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करी होगी, हमारी एसएमसी भी ऊपर गई और हमारी एसएवीसी भी ऊपर गई। और सिमिलर चीज यहाँ पर है कि जैसे ही हम जो है शुरू में हम प्रोड्यूस करें, हमने अपनी डिजायर्ड लेवल ऑफ क्वांटिटी अचीव कर ली, जैसे ही अचीव करी उस पॉइंट के ऊपर, तो हमारी कॉस्ट जो है क्या रह गई, मिनिमम आ गई। ये मिनिमम है, देखो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये गिरती गई, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते गए ये कॉस्ट भी गिरती गई। यहाँ पर हमने अपनी डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट अचीव कर लिया, यानी रिजर्व्ड कैपेसिटी, यहाँ पर हमारी कॉस्ट क्या हो गई, मिनिमम हो गई, और एलएमसी यहाँ पर क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। लेकिन इस पॉइंट पर आते ही एलएमसी भी अपना कॉन्स्टेंट बनती गई। तो ये चीज जो है यहाँ पर देखेंगे, फिगर एलएसी कर्व इज एल शेप्ड, ये देखो एल शेप्ड है, ऊपर भी एल शेप्ड है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, LMC curve also falls with the following LAC and curve becomes horizontal after LMC curve coincide with LAC। देखो जैसे ये गिर रहा था वैसे ये भी गिर रहा था, अपने लेवल पर तो ये गिर ही रहा था ना, और जैसे ही ये मिनिमम आया तो ये भी मैक्सिमाइज होकर उसके बिल्कुल इंटरसेक्ट कर गया। तो ये चीज जो है आपकी बताई। उसके बाद आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर, यानी कि आपकी जो स्केल है, आइए पढ़ते हैं इसको। इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिफाइंस अ सिचुएशन वेयर द इंक्रीज्ड स्केल ऑफ प्रोडक्शन श्रिंक्स पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट और रेजिस पर यूनिट आउटपुट ऑफ द फैक्टर इनपुट। कहने का सिंपल सा मतलब है, जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, यानी कि आपकी जो स्केल ऑफ आउटपुट है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, वो जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। दोबारा से पढ़ते हैं, ये देखो, इंक्रीज्ड स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड स्केल ऑफ प्रोडक्शन श्रिंक्स पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट। ये दो यहां पर जो चीजें हैं अलग है, इनको एक साथ मत पढ़ना कि इंक्रीज स्केल ऑफ प्रोडक्शन श्रिंक्स पर यूनिट। तो ये क्या है, यानी कि जैसे जैसे आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बस इतनी सी चीज है, ये क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको कहीं पूछा जाए, देखो आपने एक रिटर्न्स टू स्केल भी पढ़ा था कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी लॉन्ग रन के अंदर जो है हम अपने स्केल के ऊपर यानी प्रोडक्शन यानी आउटपुट के ऊपर रिटर्न्स डिसाइड करते हैं कि हमारे आउटपुट के प्रोपोर्शनेट रिटर्न्स कितनी मिल रही हैं। सिमिलरली इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बात करें, स्केल का मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन, यानी कि आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उस प्रोडक्शन, उस लेवल ऑफ प्रोडक्शन यानी स्केल के बेसिस पर अगर आपकी इकोनॉमीज निकाली जाए, यानी कि आपकी कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाए, तो वो क्या बन जाता है, आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी कि विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन आपकी पर यूनिट कॉस्ट में जो डिक्रीज देखने को मिल रहा है वो आपका क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये देखो रिटर्न्स टू स्केल आ गया ना, वो शब्द जो बताया था, आर ओनली वन पार्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। रिटर्न्स टू स्केल आर टेक्निकल व्हाइल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्लूड द टेक्निकल एज वेल एज मॉनेटरी इकोनॉमीज। तो वहां रिटर्न्स टू स्केल के अंदर क्या था कि आपकी जो, हम वहां पर क्या देख रहे थे, हम वहां पर सिर्फ क्वांटिटी के मेजर में बात कर रहे थे कि भाई जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती जाती है उसके हिसाब का रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में उसको मॉनेटरी टर्म्स में भी डिटरमाइन किया जाता है कि कॉस्ट भी कितनी मिनिमाइज की जा रही है जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है। बस ये चीजें जो है आपको याद रखनी है, यानी कि दो चीजें हैं, रिटर्न्स टू स्केल जिसके अंदर हम अपनी क्वांटिटी को जो है डिटरमाइन करते हैं कि हमारी जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, जो स्केल है हमारा प्रोडक्शन का, उसके प्रोपोर्शनेट कितनी इनपुट्स और कितने आउटपुट हमको रिटर्न्स मिल रहे हैं। यही चीज मॉनेटरी टर्म्स के अंदर अगर हम बात करेंगे कि हमारी इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हमारी कॉस्ट कितनी मिनिमाइज हो रही है, प्रॉफिट कितना मैक्सिमाइज हो रहा है, वो चीज कहा जाती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर। तो कभी अगर आपको ये डिफरेंस आ जाए कि रिटर्न्स टू स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर क्या फर्क है, तो आपको ये चीज पता है। Economies of scale are broadly categorized into two categories: internal economies of scale which are only availed by single firm, और external economies which are all firms और industries। यानी कि ये आपका एक मैक्रो फैक्टर बन जाता है और ये क्या बन जाता है, आपका माइक्रो फैक्टर। यानी कि सिंगल, अगर एक इंडिविजुअल फर्म या ऑर्गेनाइजेशन उसकी बात करें तो वो क्या बन जाता है, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की एक फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है, कितना प्रोडक्शन कर रही है कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिनिमम है। और सिमिलरली जब एक पूरी इंडस्ट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है कि उस पूरी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मिनिमम है, वो क्या हो जाता है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहां पर इंटरनल इकोनॉमीज को बताया गया है, अ फर्म एंजॉयज इंटरनल इकोनॉमी व्हेन इट इंक्रीजेस इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन। मैं बार बार वही कह रहा हूं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यहां पर स्केल का मतलब प्रोडक्शन है कि जैसे ही आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होती जाएगी। द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आर एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज। दे आर कॉल्ड इंटरनल इकोनॉमीज बिकॉज दीज आर फर्म स्पेसिफिक एंड नॉट शेयर्ड बाय अदर फर्म्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो इसके दो वो हैं, इन रियल इकोनॉमी और पिक्यूनियरी इकोनॉमी। तो आइए पढ़ते हैं, रियल इकोनॉमी क्या होता है। रियल फिर से वही चीज आ गई, लेबर, टेक्निकल, मार्केटिंग, जो रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे की जाती है वो चीज यहां पर पढ़ी जाएगी कि अ फर्म गेट्स मेनी लेबर इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे आप अपनी प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाते जाएंगे, लेबर स्पेशलाइजेशन, स्किल स्पेशलाइजेशन, पर यूनिट जो वेज एलोकेशन हो रही है, क्योंकि देखो वेज भी क्या है,
डायरेक्ट लेबर जो है वो क्या है, वो कॉस्ट का ही तो पार्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही तो ऐड होती है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट रही है प्रोडक्शन, वो इंक्रीज इन प्रोडक्शन से, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के एलिमेंट्स भी तो कम हो रहे होंगे, उन एलिमेंट्स से ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनता है। वो एलिमेंट्स ही पर यूनिट अगर डिक्रीज होने लगेंगे तो वो हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू हमारी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। देयर इज डिवीजन एंड इंप्रूवमेंट इन स्पेशलाइजेशन, दिस इंप्रूव्स एफिशिएंसी। ये सारी बातें जो है यहाँ पर की गई हैं। फर्म एंजॉय टेक्निकल इकोनॉमीज ड्यू टू इंडिविजुअल मशीन्स, और ये सब चीजें जो है वो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन हो रही है, तो जो मशीन्स हैं वो भी टेक्निकल आ रही हैं, टेक्निकल टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आ रही हैं। क्योंकि देखिए जैसे जैसे आपने हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, मान लीजिए आपने एक नई तरह की क्रेन ले ली, अब देख रहे हैं ना बिल्डिंग्स के ऊपर बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं इस तरह की, ऐसे ऐसे, तो वो पहले कहाँ हुआ करती थी, तो वो डेवलप की गई, और जैसे जैसे वो डेवलप की गई अब बिल्डिंग बनाना कितना आसान हो चुका है। आप ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स जो है बिल्डिंग वहां पर प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली ब्रिज जो है वो भी आप ऐसे ऐसे ब्लॉक्स, आप ब्लॉक्स बना बना के लाइए बड़े बड़े, और उन क्रेन से जो है उन ब्लॉक्स को प्लेस करते जाइए, बस सिंपल सा काम रह गया। तो फिर मार्केटिंग और वेल मैनी मार्केटिंग और सेलिंग इकोनॉमीज लाइक इकोनॉमीज ऑन अकाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब देखो जितनी ज्यादा आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये देखो जैसे एप्पल है, वो अपना अगर आप पूरी उसकी बैलेंस शीट कभी देखने को मिले, आपको P&L देखने को मिले, तो एप्पल जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इतना खर्च करता है, वो एक बार इतना खर्च कर देता है कि उसको फिर बार बार। अब आपको क्यों लगता है कि एप्पल के जो है पिछले 4-5 सालों से फोन जो है वो एक जैसी लुक के आ रहे हैं? इसीलिए तो आ रहे हैं क्योंकि एक बार उसने आईफोन 10 जो डेवलप किया था 2017 के अंदर या 18 में, जब भी वो आया था, उस पे इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वो कॉस्ट लगा दी थी वो जो उनकी, क्योंकि देखिए आप देखेंगे उसके अंदर वो नोच को छोड़ के बाकी पूरी स्क्रीन है, तो क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी थी उनकी वो इस तरह थी कि वो स्क्रीन जो है इस तरह से कर्व कर दे रहे थे ताकि जो बेजल्स हैं आपके, यानी कि जो ब्लैक बार्स आपको साइड में देखने को मिलती है, वो कम से कम रह सके। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत पैसा लगा था उनका, तो वही चीजें हैं, इसलिए वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को उस प्रोडक्शन से, यानी कि आने वाले 4-5 साल के जो मॉडल्स हैं उनकी प्रोडक्शन से कवर अप कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमीज ही हो जाती हैं। तो वही चीज, फिर इन्वेंट्री आ गया, उसके बाद मैनेजरियल इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, द फर्म एंगेज्ड इन प्रोडक्शन कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय एफिशिएंट एंड हाईली स्किल्ड मैनेजर्स, तो ये चीजें भी हो जाती हैं। उसके बाद पिक्यूनियरी आ जाता है। पिक्यूनियरी इकोनॉमिक्स अराइज व्हेन अ फर्म पेज लोअर प्राइस टू द प्रोडक्शन इनपुट्स एंड टू द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यानी कि जो प्रोडक्शन की इनपुट्स हैं और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है, उस आउटपुट को जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, वो मिनिमम कॉस्ट पे अगर हम कर पा रहे हैं, तो वो चीज क्या बन जाती है हमारी पिक्यूनियरी इकोनॉमिक्स। फर्म गेट्स इट्स रॉ मटेरियल ऑन, जो है अपना लो प्राइसेस, फर्म नीड्स रॉ मटेरियल इन बल्क एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर, लार्ज डिस्काउंट। फिर आती है एक्सटर्नल इकोनॉमीज, डिसइंटीग्रेशन, फर्म फंक्शनिंग इन डेवलप्ड इन। अब एक्सटर्नल क्या होती थी, जब एक बड़ी इंडस्ट्री, एक पूरी इंडस्ट्री की बात की जाए, डेवलप्ड इंडस्ट्री डिवाइड्स इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज और प्रोसेसेस अमंग देमसेल्व्स एंड गेट स्पेशलाइज्ड इन इट द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और प्रोसेस। यानी कि जैसे आपको पता होगा एप्पल की जो स्क्रीन है, एप्पल के आईफोन्स की जो स्क्रीन है वो कौन सप्लाई करता है, वो सैमसंग सप्लाई करता है, और जो बाकी कुछ कंपनीज हैं उनकी स्क्रीन कौन सप्लाई करता है, एलजी सप्लाई करता है। तो ये क्यों है, ये इसलिए है ना क्योंकि भाई इंडस्ट्री है, पूरी मोबाइल इंडस्ट्री है पूरी, उसके अंदर एक फर्म्स हैं कुछ ऐसे ऐसे हैं जो स्पेशलाइज करे बैठे हैं। सैमसंग अपना भी फोन बनाता है, ऐसा थोड़ी है वो अपने फोन नहीं बनाता, और इनफैक्ट वो बेस्ट स्क्रीन जो है अपनी, जो बेस्ट पॉसिबल स्क्रीन है वो अपने खुद के सैमसंग गैलेक्सी फोन के लिए यूज करता है, और उनसे जो है ज्यादा फर्क तो होता नहीं है। देखो 1-2% का हार्डली फर्क होता है क्वालिटी के अंदर। वो स्क्रीन जो है वो किनको प्रोवाइड करता है, एप्पल को, शाओमी को, और बाकी जो कंपनीज हैं जो एमोलेड फोन्स बना रही हैं। तो वही चीजें हैं कि भाई डिसइंटीग्रेशन कर दी जाती है, एक एक पूरी इंडस्ट्री है उसके अंदर कोई कंपनीज ऐसी है जो किसी चीज में स्पेशलाइज कर रही हैं। अब जैसे गूगल है, वो एंड्रॉइड में स्पेशलाइज कर रही है, अगर आपको एक एंड्रॉइड फोन बनाना है तो आपको गूगल से सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, आप iOS तो बना ही नहीं सकते, वो एप्पल प्रोप्राइटरी है। तो उस तरह की चीजें जो है यहाँ पर की गई हैं। फिर इंफॉर्मेशन की है, कुछ कंपनीज जो है इंडिपेंडेंट रिसर्च वगैरह, जो सिर्फ रिसर्च वगैरह पर ज्यादा फोकस करती हैं, और उन्हीं की रिसर्च जो है, उन्हीं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उन्हीं कंपनीज की रिसर्च जो है बाकी कंपनीज भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा ओप्पो जो है, सॉरी बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स एक पेरेंट कंपनी है, उनकी सब्सिडरी कौन है, ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स है, अपना वीवो है, वन प्लस है, एक दो और हैं, तो वही अमेजफिट है या इस तरह की जो है। तो वो चीजें क्या है, वो एक पेरेंट कंपनी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सारी कौन करता है, पेरेंट कंपनी करता है, लेकिन उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इस्तेमाल कौन करता है, वो करते हैं ओप्पो वीवो, क्योंकि प्रोडक्ट अल्टीमेटली बीबी के को नहीं बेचने, प्रोडक्ट किसको बेचने हैं, ओप्पो वीवो और वन प्लस को बेचने हैं। तो वही चीजें यहाँ पर बता दी। कंसंट्रेशन हो गई, वेलफेयर हो गया, ये सब चीजें जो है आपको दी गई हैं। फिर आता है डिस इकोनॉमीज, एक्सप्लेन लार्ज स्केल एंजॉय सेवरल इकोनॉमी बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, यानी कि एक लिमिट तक जो है आपको प्रोडक्शन का फायदा मिलता है, एक लिमिट ऑफ प्रोडक्शन तक। वही चीज तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट तक जो है आपकी कॉस्ट मिनिमम रहेगी। आपने उससे थोड़ा भी इधर उधर किया, आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ेगी, एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी, और ये दोनों बढ़ेंगी तो आपकी टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी।
वही चीज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक, लेवल ऑफ आउटपुट तक तो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती रहेंगी, आपकी कॉस्ट मिनिमम रहेंगी, लेकिन जैसे ही आप उस आउटपुट को एक्सीड करेंगे या उसके अंदर कुछ भी ऊंच नीच करेंगे तो आपको जो है डिसइकोनॉमीज यानी कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो फ्लक्चुएट करना स्टार्ट हो जाएंगी। डिसइकोनॉमीज टर्न इनटू डिसइकोनॉमीज आफ्टर दैट पर्टिकुलर लिमिट एंड फर्म्स गेट डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये सिमिलर चीजें हैं, बस उन्हीं को जो है डिसइकोनॉमीज 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 कर दिया गया है, बस ये चीजें जो है। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्कोप आ जाता है, यानी कि द वर्ड इकोनॉमीज रेफर्स टू कॉस्ट सेविंग। मैंने बताया ना इकोनॉमिक्स का मतलब मॉनेटरी टर्म्स में यहाँ पर कॉस्ट हो जाता है और स्केल क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। स्कोप मींस एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन सर्विस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि स्केल क्या था, लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना। स्कोप क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाना, और उन प्रोडक्ट्स स्केल में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं, या स्पेसिफाई ही नहीं करते कि प्रोडक्ट्स कितने हैं कितने नहीं है, बस ये देखते हैं कि प्रोडक्शन का लेवल कितना है। स्कोप में हम क्या करते हैं, जो उन प्रोडक्ट्स हमको स्पेसिफाई करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करके देखते हैं और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की डिमांड, सप्लाई, मार्केट, जो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करते हैं, तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है। फिर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप आ जाता है जो इसी का उल्टा हो जाता है। तो बस ये चीजें जो है आपकी लॉन्ग रन को मॉडर्न थ्योरी, शॉर्ट जो है ट्रेडिशनल थ्योरीज को समराइज कर देता है। इन चीजों को जो है आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे, बाकी कुछ इसके अंदर टेक्निकल तो देखो था नहीं, मैंने आपको आगे जो चीज सारी डिकोड करके बता दी है, मुझे इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं लगा कि आपको जो है ना समझ में आए। फिर भी आप पढ़िए, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए मेरे से। आप डाउट पूछेंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है, तो डाउट्स पूछने जरूरी है। एज अ स्टूडेंट इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स योर फंडामेंटल राइट कि आप अपने टीचर से, या कोई भी है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, आप उनसे डाउट्स पूछिए। आपके डाउट्स को जो है उनसे हमें पता चलता है, उनसे हम इवेल्युएट कर पाते हैं कि हम जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो जो है वो आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम कंटिन्यू करते हैं, डाउट को रिजोल्व करते हैं, और अगर आपको किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है तो हम अपने कंटेंट को तो जो है अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, टीचिंग स्टाइल को उस हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपका समझना ये चीज बहुत जरूरी है कि आप डाउट्स पूछा कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप जाइए, वहां पर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अच्छे से मेंशन कर दीजिए। तो ये आप पढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, इसके अंदर कुछ भी ऐसा है नहीं, बस आपको जो है थोड़ी सी ओपन माइंडेडनेस नेचर यहाँ पर लगानी पड़ेगी, बस कुछ भी नहीं है। आप इसको दो तीन बार रीड कीजिए, डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछिए, मेरा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में बिजनेस एनवायरमेंट के में। कोई और टॉपिक अगर करवाना हो, कुछ रह गया हो तो वो भी बता दीजिएगा मुझे, मैं करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।